नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच में भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल जन जन की नेता हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों और सत्ताधारी पार्टी के साथ में रहकर क्षेत्र के विकास के बारे में जनता सोचती है और जानती है। जनता को पता है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहकर क्षेत्र का अधिक विकास हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज रावत पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि पूर्व में विधायक रहते हुए विधायक निधि तक नहीं खर्च किए गए। ये कोई मुझे देखिए संगठन के फैसले होते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा। इसको मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसा आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती। कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती। केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी, उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। देखिए, कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी, लेकिन वहां की जनता ने क्या उत्तराखंड में भू कानून के प्रावधानों के खिलाफ भूमि की खरीद करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा तूड़ी ने इस संदर्भ में तमाम जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर तमाम जिलों के जिलाधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट का अब भी शासन को इंतजार है। मुख्य सचिव राधा तूड़ी ने सभी जिलों से इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी शासन को यह रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी। वहीं मुख्य सचिव राधा तूड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों से बात की है और हरिद्वार के साथ ही नैनीताल जिले से भी 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के सबसे बड़े आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र बिंदु खता को प्रदेश की धामी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। अब जल्द ही बिंदु खता को हर घर जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल मिलने जा रहा है, जिसके तहत हर घर नल लगाए जाएंगे, जिसको लेकर जल्द ही संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण करने जा रहा है। और इसी जानकारी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन को साकार करने के लिए उत्तराखंड में भी हर घर जल योजना के तहत निर्विघ्न स्तर पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 तक इस योजना का पूरा करना केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है। क्षेत्र जो लगातार मालूम क्षेत्र के राजस्व गांव की मांग है और सरकार में भी वो मामला लंबित है। शीघ्र उसकी समस्या का भी निराकरण होगा। उस क्षेत्र में पानी की समस्या है, छोटे पंप लोगों ने हैंडपंप लगाए हैं, वहां की समस्या का निराकरण हो, उसके लिए भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर उस क्षेत्र में भी जो पानी की पीने के पानी की समस्या है उसका भी निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अल्मोड़ा में हुए दुर्भाग्यपूर्ण बस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने दुर्घटना में हुई असामयिक मौतों पर संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्माओं को प्रभु से श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की उम्मीद भी जताई है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में सरकार पूरी तरह से उनके साथ है, हर संभव मदद के लिए तत्पर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्राथमिक रूप से लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की गई। प्रशासन घटना की जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आज अल्मोड़ा के अंदर सड़क में जो बस दुर्घटना हुई बहुत ही दुखदायी है। अनेकों लोग हताहत हुए हैं, 30 से अधिक लोगों की
जिंदगी चली गई है। मैं अपनी ओर से मृत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और घायलों को उचित उनको एक प्रकार से मैं कह सकता हूं उनकी चिंता हो, हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छी तरीके से हो, इसका सरकार पूरी तरह ध्यान रखने वाली है। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 18 अक्टूबर को रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप चुकी है। इसको लेकर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसको लागू करने का काम किया जाएगा। देखिए, यूसीसी पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि हम स्थापना दिवस तक इसको लागू करने जा रहे हैं। इसकी नियमावली भी लगभग तैयार है, इस पर भी जो चर्चाएं उनकी हो गई हैं और बहुत जल्दी ये धरातल पर आएगा और उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इन 24 सालों में राज्यवासियों को क्या मिला, ये प्रश्न आज भी बरकरार है। इस सवाल पर राज्य आंदोलनकारी और बीजेपी विधायक विनोद चमोली का दर्द छलकता हुआ दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 सालों से ये सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है, जिसमें जनता कह रही है कि हमें क्या मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड में काफी विकास कार्य हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपने ही लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। भावनाओं को समझते हुए जो मुझे समझ में आता है, अभी आप जब 9 तारीख को लोगों के स्टेटमेंट देंगे तो आपको तमाम लोग पहाड़ों पर ये कहते हुए, तमाम महिलाएं ये कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि राज्य बना तो बना, लेकिन हमें क्या मिला। एक सामान्य सा एक सवाल पिछले 24 वर्षों से लगातार ये मेरे जहन में गूंज रहा है कि पहाड़ की जनता आज भी कह रही हमें क्या मिला। हमने वहां पर विकास कार्य की, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले से इसका बहुत बेहतर हुई है। अपने लोग नेतृत्व तो कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पहले से जो हमारा एक प्रश्न था कि हम उत्तर प्रदेश साथ रहते हुए अपना नियोजन स्वयं नहीं कर पा रहे थे, हमने अपने हाथों में नियंत्रण चाहिए था, वो हमें मिला है। हमारे अपने लोग वो कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर कहीं कमियां हैं तो क्यों कमियां हैं? बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद दुमका ने आज अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक में बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घटना में मारे गए यात्रियों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की और दुमका ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि इस दुर्घटना से राज्य में शोक की लहर है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जनपद के मरचूरा नामक स्थान पर आज जो भीषण बस दुर्घटना हुई है वह अत्यंत दुखद और करुणा पैदा करने वाली हृदय विदारक घटना है। मैं इस घटना में मृतक सभी 35-36 लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और दुख प्रकट करता हूँ तथा साथ ही साथ जो घायल हुए हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ ताकि वो शीघ्र अपना नया जीवन प्रारंभ कर सकें। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, सरकार, प्रशासन सभी ने इसमें गहरा संज्ञान लिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए चिकित्सा सुविधाएं, एयर एम्बुलेंस और उनको उचित स्थान पर भेजने की व्यवस्था की है। निश्चित रूप से इस दुख की घड़ी में हम सब फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, वह सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। योजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा।
यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर देहरादून से है जहां पर छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर आपको बताते चले कि नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। समिति की ओर से घाटों की साफ सफाई से लेकर अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई। घाटों पर अधिक भीड़ को देखते हुए विशेष प्रबंधन भी किया गया है। दून में करीब 30 जगह पर छठ पूजा की जाएगी। बिहारी महासभा की ओर से शहर के घाटों की साफ सफाई की गई। दून में कई जगह पर घाटों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि नहाय खाए की सुबह व्रती भोर बेला में उठते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना के साथ में व्रत की शुरुआत करते हैं। ललन सिंह ने बताया कि नहाय खाए के दिन व्रती चना दाल के साथ में कद्दू भात तैयार करते हैं और इसे भी खाया जाता है। इसके साथ ही व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत शुरू कर देते हैं और इस दौरान व्रती नियमों के साथ सात्विक जीवन जीते हैं। बिहारी महासभा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से छठ पर्व पर अवकाश करने की मांग की है। आज नहाय खाए से छठ की व्रत का सफाई का और व्रत का शुरुआत किया गया है, जिसमें घाटों की साफ सफाई, घाटों का निर्माण का काम और पानी की व्यवस्था का देख रेख का सारे बिहारी महासभा के कमेटी के लोग, हमारे जितने कमेटी के लोग हैं, सदस्य लोग, अलग अलग घाटों पे अलग अलग लोगों का ड्यूटी लगाया गया है। लगभग 8 घाटों पे इस बार व्यवस्था चल रहा है। कल खरना का प्रसाद का आयोजन किया जाएगा और परसों 7 तारीख को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके शुरू किया जाएगा अर्घ वाला कार्यक्रम, और 8 तारीख का जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके पूजा का समापन किया जाता है। इस बार हम लोगों ने बहुत बृहद पैमाने पे प्रेमनगर नदी में व्यवस्था किया है। यहाँ पे भीड़ टपकेश्वर में कम व्यवस्था हो पाता था। तो सौर विदित बाकी हर साल छठ महापर्व भोला बिहारी महासभा देहरादून में बड़े पैमाने पर एक आयोजन करेला। अबरी बार तो करीब 8 स्थान पे छठ होता। टपकेश्वर में हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाते रहे, तो एक ख्याल रखते हुए अबरी प्रेमनगर नदी में
चंद्रमणि में ब्रह्मपुरी सूर्य मंदिर घाट पर ऐसे ऐसे करके माल देवता करीब 8 जगह छठ के पर्व के महापर्व के मनावे की व्यवस्था कल गई बा। आज नहा खा से पर्व के शुरुआत हो गई। सुबह सुबह लोग लौकी के तरकारी भात के साथ खा के शुद्ध होके आज से व्रत शुरू कर देवलन जा। कल खरना के जो कार्यक्रम होला, खरना के व्रत 13 व्रतिया दिन भर व्रत करके निर्जला व्रत करके शाम में खीर और रोटी लोग खाला। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के विरोध में मौन उपवास रखा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, ईसाई अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। हिंदुओं पर विशेष तौर पर लक्ष्य बनाकर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र और सर्वधर्म सद्भाव की ताकतों को भी शक्ति मिले और इसे दीप जलाकर प्रार्थना की है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बांग्लादेश में तमाम अल्पसंख्यकों की हत्याएं हुई हैं, व्यवसाय प्रतिष्ठान लूटे जा रहे, प्रतिबंधित संगठन जमाती इस्लामी सरकार और छात्रों की आड़ में ये सब अत्याचार कर रहा है। रावत ने कहा कि बांग्लादेश में सामाजिक और धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को नष्ट करने का संगठित प्रयास हो रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल यादव को 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस इसे मुद्दा भी बना रही है। इस पूरे मामले पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने अनिल यादव को सेवा विस्तार देने के मामले में धामी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगन भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इससे ये साबित होता है कि भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। सरकार ऐसे अफसरों को संरक्षण दे रही जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अधिकारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेवा विस्तार क्यों दिया जा रहा है और किस लिए दिया जा रहा है। स्पष्ट परिलक्षित तो लगता है ये सही है, हो जाता है इसको सेवा विस्तार। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, यदि कोई योग्य अधिकारी है तो उसको आप सेवा विस्तार दें तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी उसको स्वीकार करने का काम करें। लेकिन जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको आप सेवा विस्तार देने का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब तो सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। समीक्षा का विषय है, मुख्यमंत्री से सामने बातचीत हो रही है और किसी व्यक्ति को अपराधी तत्काल मान लेना ये भी संभव नहीं होता है। अधिकारियों की सेवा भी ली जाती है, लेकिन पिछले दिनों विषय निकल कर आया तो मुख्यमंत्री उसको संज्ञान लेंगे। क्लास में इतना ही। नमस्कार।